नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी 2024 बुक के नए एडिशन में दिए गए प्रश्नों को। दोस्तों आरआरबी रेलवे विभाग की नहीं होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ही कवर करवाया गया है। सभी रेलवे की ग्रुप डी और एनटीपीसी स्टेज लेवल और 1 और 2 के प्रीवियस ईयर प्रश्न और इसके अलावा जो और भी अदर रेलवे की जो परीक्षाएं हुई है उनके भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को दोस्तों इसमें कवर करवाया गया है। दोस्तों सभी जो प्रश्न है वो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आरआरबी 2024 बुक से हम इतिहास के प्रश्नों को दोस्तों हम कवर कर रहे थे और दोस्तों इतिहास में हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकाल इतिहास के कुल 699 प्रश्नों तक दोस्तों हमने इसमें कवर कर लिए थे। और दोस्तों ये हमारा इतिहास के अंदर आधुनिक इतिहास का सेक्शन शुरू हो रहा है। और दोस्तों आधुनिक इतिहास में हमारा पहला चैप्टर जो है इसमें दिया गया है भारत में यूरोपियों का आगमन। और दोस्तों इसमें हमारे जो प्रश्न है अब शुरू हो रहे हैं 700 प्रश्न से। दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न इसमें 700 प्रश्न। उपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? दोस्तों आंसर है इसका बंगाल में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। दोस्तों सबसे पहले जो है वो औपनिवेशिक जो शासन है वो बंगाल में स्थापित किया गया था। अंग्रेज जो थे वो सबसे पहले उन्होंने बंगाल में ही अपना शासन स्थापित किया था। अगला है प्रश्न दोस्तों 701 प्रश्न। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका हुगली नदी के तट पर। बंगाल में अंग्रेजों को सर्वप्रथम व्यापारिक छूट वर्ष 1651 में प्राप्त हुई थी, जब बंगाल के सूबेदार जहां सूजा शाहजहां का जो कि दूसरा बेटा था ने एक फरमान जारी कर कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार व उड़ीसा में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था। शाह सूजा की अनुमति से बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था तथा अंग्रेज अधिकारी ब्रिजमैन को इस कारखाने यानी कि फैक्ट्री का जो प्रधान है वो नियुक्त किया गया था। अगला है प्रश्न दोस्तों 702 प्रश्न। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? दोस्तों आंसर है इसका मसूलीपट्टनम में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने पहला कारखाना खोला। उल्लेखनीय है कि भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले जो आगमन था वो पुर्तगालियों का हुआ था। सबसे पहले जो है भारत में पुर्तगाली आए थे। दोस्तों जो मसूलीपट्टनम है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है मसूलीपट्टनम। यहाँ पे अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था। अगला है प्रश्न दोस्तों 703 प्रश्न। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था। वह अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पकडाबू नामक स्थान पर 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। यहाँ के स्थानीय शासक, जिसकी पैतृक उपाधि जमेरन थी, ने उसका स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी? दोस्तों आंसर है इसका पुर्तगालियों ने। भारत के समुद्री मार्ग की जो है पहली बार खोज पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को की थी। अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने 1492 में की थी। अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने 1492 में की थी। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी? गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी? 1961 में। 15 अगस्त 19 गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया और जनता ने जनमत संग्रह की मांग की, परंतु पुर्तगाली सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया। परिणामतः जो भारतीय सेना है उसने गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा, दमन व दीव को मुक्त करा दिया। और भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर
19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा, दमन व दीव को मुक्त करा दिया तथा तीनों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा जो है वो भारत का 25वां प्रांत बना, 25वां राज्य बना। अगला है प्रश्न 706 प्रश्न, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? दोस्तों आंसर इसका 1510 में। भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। अगला है प्रश्न, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के वो तट पर पहुंच गया था? दोस्तों आंसर इसका क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर जो कोलंबस है वो दोस्तों स्पेन का नाविक था जिसने भारत के समुद्री मार्ग खोजने की बजाय अटलांटिक महासागर में भ्रमित होकर अमेरिका की वो तरफ पहुंच गया। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाने लगा था। अगला है प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? दोस्तों आंसर इसका सूरत में। सूरत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया। भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम प्रयास कैप्टन हॉकिंस के आगमन से हुआ और 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में हॉकिंस जो है वो सूरत पहुंचा। वह है अकबर के नाम लिखा जेम्स पत्र का पत्र लेकर लेकर जो है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा और सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी और सम्राट ने अनुमति दे दी। यानी कि जो अकबर है सम्राट ने अनुमति दे दी, किंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति जो है रद्द कर दी गई थी। 1612 ईस्वी में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया और 1613 ईस्वी में शाही फरमान द्वारा जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इस प्रकार सूरत में अंग्रेजों द्वारा पहला स्थायी व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी। पहले जो है 1608 ईस्वी में भी कोशिश की गई थी पर यह असफल रही थी अंग्रेजों की। उसके बाद 1613 ईस्वी है इसमें जो है जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति दी। इस प्रकार 1613 ईस्वी में सूरत में जो है कारखाना खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला है प्रश्न दोस्तों 709 प्रश्न, डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? दोस्तों आंसर इसका 1877 में। 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। 1877 में 1870 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। इनका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया था। इन्हीं के नाम पर भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया है। डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। दोस्तों आंसर इसका ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था। कंपनी के प्रबंध के लिए एक स्थायी समिति की व्यवस्था की गई। इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे। अगला है प्रश्न, जब एक फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब कर्नाटक का पहला युद्ध लड़ा गया था। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। मद्रास। दोस्तों आंसर इसका मद्रास। फ्रांस ने जब मद्रास पर कब्जा कर लिया गया था तो पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध 1740 ईस्वी का ही एक विस्तार रूप था। कैप्टन बॉर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए जो युद्ध का तत्कालिक कारण बना। इसके परिणाम स्वरूप मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्डेन ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध कैप्टन पैराडाइज की फ्रांसीसी सेना तथा महफूज खां के नेतृत्व वाले नवाब की सेना के मध्य लड़ा गया। फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को सेंट थोमे नामक स्थान पर पराजित किया। इस युद्ध की समाप्ति यूरोप में एक्सला शैपेल की संधि 1748 ईस्वी के साथ हुई थी।
इस युद्ध की समाप्ति यूरोप में एक्सला शापेल की संधि 1748 ईस्वी में जो संपन्न हुई थी, उसी के साथ ये समाप्त हुआ था। क्योंकि इस संधि के कारण ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि से अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिल गया। इस संधि से अंग्रेजों को जो मद्रास है वो पुनः वापस मिल गया। 712 प्रश्न दोस्तों दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? दोस्तों आंसर है इसका अकबर। दोस्तों आंसर है इसका अकबर। अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनाई, जिसकी स्थापना 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज के नाम से की थी। अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनाई, जिसकी स्थापना 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज के नाम से की थी। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। उस समय भारत का शासक मुगल सम्राट अकबर था, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। यह मुगल काल का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 813 प्रश्न। भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है। भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आंसर इसका हुगली नदी के किनारे। भारत में फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर बना एक किला है। इस किले का निर्माण 1781 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। लॉर्ड वेलेस्ली के समय इस किले में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षित ट्रेनिंग किया जाता था। अगला है प्रश्न दोस्तों, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो आंसर इसका सेंट एंजेलो फोर्ट का। सेंट एंजेलो फोर्ट का। सेंट एंजेलो फोर्ट केरल के कन्नूर नगर में स्थित है। इसका निर्माण 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दे अल्मेडा के द्वारा करवाया गया था। पुर्तगालियों के बाद इस पर डचों का नियंत्रण हो गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। अगला है प्रश्न, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था। दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन डी, एंग्लो और बांग्ला। एंग्लो और बांग्ला के बीच कभी भी दोस्तों युद्ध नहीं हुआ था। अंग्रेज और मराठा के बीच युद्ध है, अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध है, और अंग्रेज और सिखों के बीच युद्ध हुए थे, परंतु एंग्लो और बांग्ला युद्ध नहीं हुआ था। मतलब कि अंग्रेज और बांग्लाओं के बीच युद्ध नहीं हुआ था। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीय के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु एंग्लो बांग्ला यानी कि अंग्रेज और बांग्ला युद्ध इसमें शामिल नहीं था। 23 जून 1757 को बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, और इसमें नवाब की हार हुई थी। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें नवाब की हार हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत में किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? दोस्तों आंसर है इसका सूती एवं रेशम का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले सूती एवं रेशम के बने मुलायम कपड़ों, मसालों, मोती आदि का निर्यात करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था? दोस्तों आंसर इसका 1600 लेकर 1612 ईस्वी के दौरान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से लेकर 1612 ईस्वी के दौरान स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश के नाम से भी जाना जाता था? दोस्तों आंसर इसका जॉन कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों आंसर इसका गोवा मुक्ति आंदोलन ने। गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 720 प्रश्न दोस्तों, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था?
1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। दोस्तों आंसर है इसका महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। अगला है प्रश्न दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी 1498 में। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा तथा भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। अगला है प्रश्न दोस्तों, वास्को डी गामा डैश में समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। दोस्तों आंसर इसका 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। अगला है प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? दोस्तों आंसर इसका, दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है कोई भी जो है वो मैच नहीं हो रहा है। हम इसका विस्तार रूप जो दिया गया हम पढ़ते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसियों ने सूरत, पांडिचेरी, मसूलीपट्टनम तथा चंद्रनगर में व्यापारिक कोठियां यानी कि कॉलोनियां स्थापित की थी, जबकि माहे कराईकल तथा यमन पर युद्ध द्वारा अधिकार कर लिया था। अतः उपयुक्त विकल्पों में से गोवा तथा पटना दोनों ही जगह पर स्वतंत्रता पूर्व कॉलोनियां नहीं थी और फलस्वरूप दो विकल्प सही। इसी कारण जो है इस आरआरबी ने जो है इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। इसलिए दोस्तों यह है जो प्रश्न है वो आरआरबी के मूल्यांकन ने इस प्रश्न को बाहर कर दिया था, क्योंकि जो दो ऑप्शन इसमें हमारे बन रहे हैं गोवा और पटना, इन दोनों में ही जो फ्रांसीसी कॉलोनियां नहीं स्थापित की गई थी, फ्रांसीस ने अपनी कॉलोनियां इसमें स्थापित नहीं की थी दोनों ही जगहों पर। अगला है प्रश्न दोस्तों, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? दोस्तों आंसर है इसका 16वीं सदी में। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। 1513 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाने के बाद भारत के कालीकट, कन्नूर और कोचीन प्रमुख पुर्तगाली केंद्रों के रूप में उभरे। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। और 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया था और गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मोहर लगा दी। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? दोस्तों आंसर है इसका कालीकट। यूरोपीय व्यापारी वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा। वहां के राजा जमेरीन ने उसका स्वागत किया तथा उसे मसाले, जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। अगला है प्रश्न, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? आंसर है कप्पकडाबू केरल में। कप्पकडाबू केरल में। पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर कप्पकडाबू केरल नामक स्थान पर उतरा था। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? दोस्तों आंसर है इसका मुंबई को। मुंबई 7 द्वीपों का एक समूह है। मुंबई 7 द्वीपों का एक समूह है जिसे 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से छीना था। मुंबई 7 द्वीपों का एक समूह है जिसे 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से छीना था। पुर्तगालियों ने वर्ष 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय तथा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रागांजा के विवाह के अवसर पर दहेज स्वरूप मुंबई चार्ल्स द्वितीय को भेंट कर दिया था। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? दोस्तों आंसर इसका फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। फोर्ट सेंट जॉर्ज। भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था। इसकी स्थापना 1640 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी फ्रांसिस डे ने मद्रास, चेन्नई में करवाई थी। इस किले को व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। इस किले को व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। कैप ऑफ गुड होप को उत्तमाशा अंतरीप भी कहा जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने उत्तमाशा अंतरीप होकर ही भारत की खोज 1498 ईस्वी में की थी।
अगला है प्रश्न दोस्तों 730 प्रश्न में दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। दोस्तों आंसर है इसका 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी कर अंग्रेज व्यापारियों को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। कंपनी का गठन मसाले के व्यापार के लिए किया गया था। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरे एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है 731वां प्रश्न, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन डैश में हुआ था। दोस्तों आंसर इसका 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जिन्हें डैश कहा जाता है। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जिन्हें डैश कहा जाता है। दोस्तों आंसर इसका प्रेसिडेंसी। दोस्तों आंसर इसका प्रेसिडेंसी। भारत के वर्तमान प्रांत जिन्हें पूर्व काल में ब्रिटिश भारत की प्रेसिडेंसी तथा प्रेसिडेंसी कस्बे के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों के प्रशासनिक प्रभाव थे। इनका अस्तित्व 1612 से 1947 के मध्य रहा, जिसमें बंगाल, बिहार तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसियों का प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। अगला है प्रश्न दोस्तों, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों आंसर इसका सूरत में। सूरत में भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी। सन 1611 में कैप्टन ब्रिटल ने पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। सन 1611 में कैप्टन ब्रिटल ने पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। और 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। अगला है प्रश्न दोस्तों 734वां प्रश्न, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को डैश देशों में भेजा। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी यूरोपीय। दोस्तों आंसर है इसका यूरोपीय देशों में। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय देशों में भेजा। अरब व्यापारियों ने लाल सागर तथा भूमध्य सागर के बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं का यूरोप में व्यापार किया। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण किया गया, जो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती थी। इस नहर ने भारत व यूरोप के बीच की दूरी को 7000 किलोमीटर तक घटा दिया था। दोस्तों आगे हमारे पास दूसरा इसका टॉपिक मध्य आधुनिक इतिहास में हमारा दूसरा टॉपिक है दोस्तों मराठों का उदय एवं विकास। ये दोस्तों आधुनिक इतिहास का हमारा दूसरा टॉपिक है, मराठों का उदय एवं विकास। और दोस्तों हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 735वें प्रश्न से। 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। 1680 ईस्वी में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। दोस्तों आंसर है इसका संभाजी। आंसर है दोस्तों इसका संभाजी। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गई थी। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गई थी। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गई थी और शिवाजी ने चूंकि अपनी मृत्यु के पूर्व अपने किसी भी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी, अतः उनकी मृत्यु के बाद नवोदित मराठा साम्राज्य में आंतरिक फूट पड़ गई। शिवाजी की दो मुख्य पत्नियां थी, सोराबाई और साईबाई निंबालकर। शिवाजी की साईबाई निंबालकर से उत्पन्न पुत्र का नाम संभाजी था, जबकि सोराबाई से उत्पन्न पुत्र का नाम राजा राम था। सोराबाई ने शिवाजी की मृत्यु के तुरंत बाद राजा राम को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, परंतु संभाजी के बड़ा होने की वजह से शिवाजी का वास्तविक उत्तराधिकारी वही था। फलतः दोनों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप है वो दोनों के बीच जो है वो गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। अंततः संभाजी विजयी रहे और 20 जुलाई 1680 ईस्वी को सिंहासन पर वो आसीन हुए, सिंहासनारूढ़ हुए। अगला है प्रश्न, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। दोस्तों आंसर इसका गुरिल्ला रणनीति। शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेरी के दुर्ग में शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के गर्भ से 1627 ईस्वी में हुआ था। इनके आरंभिक जीवन पर उनकी माता जीजाबाई और गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव के व्यक्तित्व का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इन्होंने मालवा प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया। इन्होंने मालवा प्रदेश को अपने जीवन की
प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया। इन्होंने 1660 ईस्वी के दशक में एक नई युद्ध शैली को जन्म दिया जिसे गुरिल्ला रणनीति यानी कि छापा मार रणनीति के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गुरिल्ला रणनीति या छापा मार नीति के नाम से भी जाना जाता है। अगला है प्रश्न दोस्तों 737वां हमें प्रश्न दिया गया है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? दोस्तों आंसर है इसका शिवनेरी किले में। अगला है प्रश्न, डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्ति की। डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की। दोस्तों आंसर इसका शिवाजी ने शासन संबंधी कार्यों में परामर्श लेने के लिए अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद का निर्माण किया था, जिसमें 8 मंत्री थे। पहला था पेशवा, दूसरा माते, तीसरा वाकयानवीस, चौथा था चिटनीस, पांचवा था सुमंत, छठा सरनौबत, सातवां पंडित राव और आठवां न्यायाधीश। दोस्तों कुल 8 प्रधान मंत्री ये पद के अनुसार आपको दिए गए हैं। पेशवा, माते, वाकयानवीस, चिटनीस, सुमंत, सरनौबत और पंडित राव न्यायाधीश शिवाजी की अष्ट प्रधान मंत्री थे। शिवाजी के ये दोस्तों मंत्री परिषद थी। अगला है प्रश्न 739वां प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? दोस्तों आंसर इसका 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों का सेनापति सदाशिव राव भाऊ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने कहा, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। अगला है प्रश्न, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? दोस्तों आंसर इसका मराठा ने। तालबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे? तालबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। आंसर इसका ऑप्शन बी, मई 1782 में। तालबाई की संधि 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुई थी। फरवरी 1783 ईस्वी में पेशवा की सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी थी, जिसके फलस्वरूप 1775 ईस्वी से चले आ रहा प्रथम अंग्रेज आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो समाप्त हो गया था। अंग्रेज और मराठों का जो युद्ध है वो समाप्त हो गया था। अगला है प्रश्न दोस्तों 742वां प्रश्न, मराठों ने सन डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? मराठों ने सन डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? दोस्तों आंसर इसका 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस युद्ध को 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ, एवं द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। अगला है प्रश्न दोस्तों 743वां प्रश्न में दिया गया है, हसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? हसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों आंसर इसका 1802 में। हसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में हुई थी। हसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के तहत पेशवा ने 6000 अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी पूना में रखना स्वीकार किया। गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के आसपास के क्षेत्र तथा तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती क्षेत्र का राजस्व 26 लाख जो है वो कंपनी को दे दिए। इसके साथ ही सभी यूरोपीय लोगों को सेवा से हटाने, सूरत व बड़ौदा पर दावा खत्म करने और अंग्रेजों की सलाह से ही अन्य देशों के साथ संबंध रखने की शर्त पेशवा के द्वारा मान ली गई। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 744वां प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों आंसर है इसका चेतक। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलवर्ण मूल घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी 1576 के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया था। और धातव्य है कि बादल रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था, और जो बादल है वो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था।
दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आरआरबी 2024 बुक से हमारे 744 प्रश्न तक पूरे कवर होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।